उस दिन रात में लगभग 12 बजे फ़ोन की घंटी बजी तो नींद में हड़बड़ाते हुए ही मैंने फ़ोन उठाया था और फिर लड़खड़ाते शब्दों में हेलो कहा तो दूसरी ओर से मेरे दामाद सचिन की चिरपरिचित आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैं सचिन बोल रहा हूँ सामा। मेरी सबसे प्रिय सहेली अनुपमा का बेटा सचिन पहले मुझे आंटी कहकर बुलाता था, मगर जब से मेरी बेटी पूजा के साथ उसकी शादी हुई है वो मुझे मजाक में सामा यानी सासू माँ कहकर बुलाता था। उस रात उसकी आवाज़ सुनकर मैं अनायास ही खुश हो गई थी और बोल पड़ी थी, हाँ बोलो बेटे, क्या बात है? इतनी रात गए कैसे फ़ोन किया? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है सामा, पर आपको एक सरप्राइज़ दे रहा हूँ। पूजा और मम्मी कल राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली आपके पास पहुँच रहे हैं। अरे वाह, क्या दिल खुश करने वाली खबर सुनाई है। और तुम क्यों नहीं आ रहे हो उनके साथ? अरे सामा, आपको तो पता ही है कि मैं काम छोड़कर नहीं आ सकता और इन दोनों का प्रोग्राम तो अचानक ही बन गया, तभी तो प्लेन से नहीं आ रही। मैं तो कल से आपका फ़ोन ट्राई कर रहा था मगर फ़ोन मिल ही नहीं रहा था, तभी तो आपको इतनी रात को तंग करना पड़ा। ये दोनों कल 10 बजे रेलवे स्टेशन पर उतरेंगी। राजू भैया को लेने के लिए भेज देना। हाँ हाँ, राजू ज़रूर जाएगा और वो नहीं जा सका तो उसके डैडी जाएंगे। तुम चिंता मत करना। ये कहते हुए मैंने फ़ोन रख दिया था और खुशी से तुरंत अपने पति को जगाते हुए उन्हें पूजा के आने की खबर सुना दी। गुड़िया आ रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर उसके साथ तुम्हारी वो नकचढ़ी सहेली क्यों आ रही है? हमेशा की तरह उन्होंने अनुपमा से नाराज़गी जताते हुए मजाक में कहा, अरे उसका एक और बेटा भी यहाँ दिल्ली में ही रहता है, उससे मिलने का जी भी तो करता होगा उसका। पूजा को यहाँ पहुँचाकर अनुपमा कल चली जाएगी अपने बेटे के पास। अनुपमा को शुरू से ही जाने क्यों ये पसंद नहीं करते थे, जबकि वो मेरी सबसे प्रिय सहेली थी। स्कूल और कॉलेज से ही हमारी अच्छी खासी दोस्ती थी। कॉलेज में अनुपमा को मेरी ही कक्षा में एक लड़के शेखर से प्यार हो गया था। उन दोनों के प्यार में मैंने किसी नाटक के सूत्रधार सी भूमिका निभाई थी। मुझे कभी शेखर की चिट्ठी अनुपमा को पहुंचानी होती तो कभी अनुपमा की चिट्ठी शेखर को। अनुपमा अपने प्यार की बातें मुझे सुनाती रहती थी। खूबसूरत और तेज दिमाग की अनुपमा अमीर बाप की इकलौती बेटी होने के बावजूद मेरी जैसी सामान्य मिडिल क्लास परिवार की लड़की से दोस्ती कैसे रखती है, ये उन दिनों कॉलेज के हर किसी के मन में सवाल था शायद। दोस्ती में जहाँ तन मन मिल जाते हैं वहाँ कोई कुछ कर नहीं सकता है। अनुपमा का शेखर से प्यार हो जाने के बाद ये दोस्ती और भी पक्की हो गई थी। शेखर के पिता बहुत बड़े उद्योगपति थे। साइंस में इंटर करने के बाद शेखर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने मुंबई चला गया, मगर अनुपमा को वो भूला नहीं था। आखिर कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते करते ही अनुपमा और शेखर का प्रेम विवाह हम सब सहपाठियों के लिए एक यादगार बनकर रह गया था। अनुपमा की शादी के साल भर बाद ही मेरी भी शादी हो गई और मैं ये जानकर बेहद खुश थी कि शादी के बाद मैं भी अनुपमा की तरह ही मुंबई में रहने जा रही थी। जब तक रहे थे दोनों अक्सर मिलते रहते थे, मगर अनुपमा और शेखर के रही सी ठाट बाट से मेरे पति शायद कभी एडजस्ट नहीं हो सके थे। इसी से जब भी अनुपमा से मिलने की बात होती तो ये अक्सर टाल देते। मेरे पहले बेटे राजू के जन्म के बाद मेरे पति ने पहली नौकरी छोड़कर दूसरी ज्वाइन की तो हम दिल्ली आ गए। यहाँ आने के 3 साल बाद पूजा का जन्म हुआ और फिर घर गृहस्थी के चक्कर में मैं पूरी तरह फंस गई। अनुपमा से मेरी निकटता अब
धीरे धीरे कम होती गई थी। फिर इसी बीच अनुपमा भी 2 बच्चों की माँ बन गई थी और दोनों बार लड़के हुए थे। ये सब खबरें तो मुझे मिलती ही रही थी, मगर अब हमारी दोस्ती दिवाली, न्यू ईयर या बच्चों के जन्मदिनों पर बधाई भेजने तक ही सिमट कर रह गई थी। पूजा को मुंबई के एक कॉलेज में एमबीए में एडमिशन मिल गया था और वही उसकी मुलाकात सचिन से हो गई। पहले मुलाकात हुई, फिर दोस्ती हुई, फिर ठीक अनुपमा और शेखर की तरह ही पूजा और सचिन का भी प्यार परवान चढ़ चुका था। मुझे धुंधली सी याद आज भी है, जब शादी तय करने की बारी आई थी तो सबसे पहले अनुपमा ने ही शादी का विरोध किया था। कुछ अजीब से अंदाज में उसने कहा था, शादी के बारे में हम 2 साल बाद सोचेंगे। मैं तो उसके मुंह से ये सुनकर हैरान रह गई थी। अनुपमा के बात करने के तरीके को देखकर गुस्से में ही मैंने झट से कहा था, तूने भी तो लव मैरिज की थी, तो आज अपने बच्चों को क्यों मना कर रही है? इस पर बड़े ही शांत स्वर में अनुपमा बोली थी, तभी तो मुझे पता है कि लव और मैरिज ये 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये दर्शन शास्त्र की बातें मत झाड़, तू सच सच बता, क्या तुझे पूजा पसंद नहीं, या फिर हमारे परिवारों की आर्थिक समानताओं के लिए तू मना कर रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं शादी का विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि शादी 2 साल बाद करेंगे। लेकिन क्यों अनुपमा? सचिन तो अब अच्छा खासा कमा रहा है और पूजा की पढ़ाई भी खत्म हो चुकी है, फिर अब बेकार में 2 साल रुकने की क्या ज़रूरत है? ये मैं तुम्हें आज नहीं बता सकती और पता नहीं कभी बता भी पाऊंगी कि नहीं। हम सब तो चुप हो गए थे, लेकिन सचिन और पूजा दोनों ठहरे आज के आधुनिक विचारों के बच्चे। वे दोनों कहाँ समझने वाले थे। उन दोनों ने अचानक एक दिन कोर्ट में जाकर शादी कर ली थी और हम सबको हैरान कर दिया था। अनुपमा और शेखर ने हालात को समझते हुए एक भव्य 5 स्टार होटल में शादी की जोरदार पार्टी दी थी और फिर सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। पूजा की शादी को साल भर हो चुका था। इस दौरान वो और सचिन अक्सर दिल्ली मेरे यहाँ आया करते थे, मगर अनुपमा पहली बार मेरे यहाँ बतौर समधन आ रही थी। इसीलिए भी मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। मुझ में बहुत सी पुरानी यादें उमड़ती जा रही थी और उन मीठी सुनाही यादों की डोर मुझे कभी बचपन में तो कभी जवानी में ले जाकर मायके पहुंचा रही थी। ठीक 11 बजे राजू पूजा और अनुपमा को घर ले आया। कार से उतरते हुए मैंने उन दोनों को देखा तो पूजा सिर्फ एक बैग लेकर आई थी, मगर अनुपमा तो 3-4 बैग के साथ आई थी। बैगों को देखकर मेरे चेहरे पर आए अजीबोगरीब भाव को देखकर कुछ झेपते हुए अनुपमा बोली, मेरा सामान बहुत ज़्यादा है ना? दरअसल अब मैं दिल्ली में अपने बेटे मुन्ना के पास रहने के इरादे से आई हूँ। मेरा सामान यहीं बाहर ही रहने दो। अभी थोड़ी देर में मुन्ना आ जाएगा तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। मेरी प्यारी समधन जी, आप हमारे घर अपनी इच्छा से आई हैं, मगर जाएंगी हमारी इच्छा से, समझी? अब ज़्यादा नखरे मत दिखाओ और चुपचाप अंदर चलो, मैंने अनुपमा से मजाक करते हुए कहा था। तो मेरे बोलने के अंदाज से वो बहुत खुश हो गई और मेरे गले लगकर पहले की तरह हंसने बोलने लगी थी। खाना खा लेने के बाद हम सब कुछ देर तक गपशप करते रहे। पूजा अपने डैडी से अपने काम की बातें करती जा रही थी। पूजा की बातों से प्रभावित होकर राजू भी अपनी छोटी बहन से सवाल पर सवाल पूछता जा रहा था। कुछ देर तक उन तीनों की बातें सुन लेने के बाद मैं अनुपमा को लेकर अपने कमरे में चली गई थी। कमरे में जाकर हम दोनों जब पलंग पर लेट गए तो मैंने सोचा कि हम दोनों एक साथ होते ही पहले की तरह अनगिनत बातें शुरू कर देंगे
और बातें करने को समय कम पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। क्या उम्र के तकाजे ने या बदलते रिश्ते ने हमारे होंठ सिल दिए थे। मैं सोचने लगी कि अनुपमा बड़े धीर गंभीर और संयत स्वर में अचानक बोली थी, मैं तलाक ले रही हूँ रिया। क्या? कहते हुए मैं पलंग पर उठकर बैठ गई थी। हाँ रिया, ये सच है। तुम्हें कहीं बाहर से खबर मिले और फिर तुम लोग परेशान हो जाओ, इससे अच्छा है कि मैं ही बता दे रही हूँ। इसीलिए पहले मैंने पूजा व सचिन की शादी 2 साल बाद करने की बात कही थी। सोचती थी कि बेटे की शादी के बाद ये सब अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब मुझसे सहा नहीं जा रहा। अब मैंने अपना मन पक्का कर लिया है, लेकिन इतने सालों बाद ये फैसला क्यों अनुपमा? वैसे तो बहुत लंबी कहानी है, मगर जिस किसी को सुनाऊं उसे तो ये बहुत ही छोटी सी बात लगती है। कोई क्या जाने कि कभी कभी छोटी सी बात ही दिल में बवंडर बनकर समूचे जीवन को तहस नहस कर देती है। तुम तो जानती ही हो कि शेखर मुझसे बेहद प्यार करता था। प्यार तो वो शायद आज भी बहुत करता है, लेकिन शादी के बाद ही मैंने उसके प्यार में बहुत बड़ा अंतर पाया है। शादी के पहले मुझे ये तो पता था कि हमारे यहाँ शादी सिर्फ पति से ही नहीं उसके पूरे परिवार से होती है, लेकिन शेखर से शादी करने के बाद मुझे लगा कि मेरी शादी शेखर के परिवार से नहीं, उसके परिवार की अजीबोगरीब अमीरी से हुई है। शादी के बाद मुझे ये भी पता चला कि अमीरों की भी अलग अलग जातियाँ होती हैं। शेखर के पिता बड़े अमीर थे, जो अपने दोनों बेटों के साथ अपने उद्योग को और बढ़ाना चाहते थे। शेखर की माँ का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। घर में हम सिर्फ 4 लोग थे, शेखर के पिता, शेखर का छोटा भाई विशाल, शेखर और मैं। घर के इन 4 लोगों में से मेरी बातचीत सिर्फ शेखर से होती थी। शेखर के पिता ने कभी भी मुझसे आमने सामने होकर बात नहीं की थी। जब भी कुछ कहना होता तो शेखर से कह देते कि बहू से कहो। विशाल मेरा छोटा देवर शेखर से सिर्फ 2 साल छोटा था। वो स्वभाव से बेहद शर्मीला था। शुरू में मैंने उससे दोस्ती करने के लिए हंसी मजाक करने की कोशिश की, तो एक दिन शेखर ने बड़े गंभीर अंदाज में मुझसे कहा था, तुम विशाल से यूं हंसी मजाक न किया करो, डैडी को अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे डैडी को तो मैं ही अच्छी नहीं लगती, तभी तो वो सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं करते। जो कहना होता है मुझसे कहलवाते हैं, और अब विशाल से बात करने को भी मना कर रहे हैं। मैंने गुस्से में तुनक कर कहा था। इस पर शेखर का जो रौद्र रूप उस रात मैंने पहली बार देखा था, वो आज तक भूल नहीं पाई हूँ। अपने मजबूत हाथों से मुझे पलंग से उठाकर नीचे गिराते हुए एकदम ही राक्षसी अंदाज में शेखर ने कहा था, इस घर में जो डैडी कहेंगे वही होगा और तुम्हें भी वही करना होगा। अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो तुम इस घर को छोड़कर जा सकती हो, मगर तब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और फिर बड़ी बेदर्दी से शेखर बेडरूम छोड़कर बाहर चला गया था और मैं रात भर रोती रही थी, पर मेरी सिसकियां सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। इस घटना के बाद 15-20 दिनों तक शेखर और मुझ पे बोलचाल बिल्कुल बंद थी। जाने कितने दिनों तक हम दोनों का ये मौन व्रत चालू रहता, मगर एक दिन बात को निरर्थक न बढ़ाने की सोचकर मैंने ही शेखर से बात करनी शुरू की, और फिर शायद मुझे खुश करने के लिए ही वो उस समय मुझे घुमाने स्विट्ज़रलैंड ले गया था। वो 10-12 दिन जैसे परियों के पंख लगाकर उड़ गए थे। वापसी में मैंने ही शेखर से कहा था, सोचती हूँ कुछ दिन माँ से मिलाऊं। शेखर ने तब कहा था, चलो कल ही चले चलते हैं। माँ और बाबूजी हम दोनों को देखकर बहुत खुश हो गए थे। माँ तो दामाद की सेवा करते करते मुझे भूल ही गई थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे कुछ दिन
उनके पास छोड़ जाने की बात शेखर से कही तो उसने तपाक से मना कर दिया और फिर 2 दिन में ही मैं शेखर के साथ अपने घर वापस आ गई थी। उस वक्त भी मेरा मन बहुत खट्टा हो गया था और रात को शेखर से कुछ कहने ही वाली थी कि उसका तमतमाता हुआ चेहरा देखकर डर के मारे चुप ही रह गई थी। इस घटना के बाद हर 15-20 दिनों के बाद कुछ न कुछ ऐसा घट जाता जिससे मैं जान गई थी कि इस घर में मुझे अपने मन की इच्छा पूरी करने की आज़ादी कभी मिल ही नहीं सकती। ये बात सच थी कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से उस घर में सुख ही सुख था। गहने, कपड़े, खाना पीना यानी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। शेखर मुझसे प्यार तो बहुत करता था मगर उसके प्यार में मेरी अपनी इच्छा की कोई कद्र नहीं होती थी। घर में कुछ काम नहीं था तो मैंने शेखर से आगे की पढ़ाई करने की बात कही तो ज़रूरत क्या है कहकर उसने मना कर दिया। कुछ करने की बात छोड़ो, किसी सहेली से मिलने जाने की बात करती तो हर वक्त शेखर के साथ ही जाना होता था और उसी के साथ वापस भी आना होता था। इसी कारण मैं तुम्हारे घर बहुत कम आती थी। वैसे पूजा के डैडी की आंखों में मैंने रहीसी के प्रति नफरत कब की पढ़ ली थी। तभी तो सचिन व पूजा की शादी से मैं डरती थी। लगता था पूजा को मेरा ही इतिहास ना दोहराना पड़े। मगर सचिन बहुत समझदार है। शादी होते ही उसने अपनी अलग इंडस्ट्री खोल ली और उसमें पूजा को भी बराबर का हिस्सेदार बना दिया। पूजा को सचिन के साथ काम करते देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब पूजा को ऑफिस में काम करते देखती हूँ तो 10 साल पहले की एक बात मुझे याद आती है। 10 साल पहले शेखर ने जब अपने ऑफिस में पर्सनल ऑफिसर के तौर पर कविता की नियुक्ति की थी, तब आने जाने कितने दिनों बाद शेखर से मेरी फिर एक बार जबरदस्त लड़ाई हुई थी। वो सिर्फ झगड़ा नहीं करता था रिया, शेखर मुझे मारने पर भी उतर आया था। ये सब कुछ बताते हुए अनुपमा की आंखें भर आई थी और फिर जाने कितनी देर तक आंसू बहाते हुए वो निशब्द सी होकर बैठ गई थी। अनुपमा की सारी बातें सुन लेने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उससे क्या कहूँ। मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि अनुपमा जैसी तेज तर्रार लड़की इतने दिनों तक यूं चुप कर दबकर क्यों रह गई। कुछ ना सूझते हुए भी मैंने अनायास ही अनुपमा से बेहद सरल सवाल करने शुरू कर दिए थे। तू इतने दिनों तक चुप क्यों थी? और अगर इतने दिनों तक चुप थी तो अब एकदम ही तलाक लेने की आफत क्यों मोल ले रही है? क्या अपनी खुददारी दिखाने का यही एक रास्ता बचा है तेरे पास? अपना विरोध कर हर कदम पर दिखाकर भी तू शेखर के साथ रह सकती है। नहीं रिया, मेरी खुददारी, स्वाभिमान सब खत्म हो चुके हैं। अब मैं सिर्फ शांति से और अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मतलब क्या करने वाली है तू? यहाँ दिल्ली में एक वृद्धाश्रम खुला है, उसके संचालन का काम मुझे मिल गया है। सोचती हूँ ज़रूरतमंद वृद्धों की सेवा करूँगी तो जीवन में कुछ करने की चाह भी पूरी हो सकेगी। क्या शेखर ने इसकी इजाज़त दी है? उसकी इजाज़त मिलेगी ही नहीं। वो मुझे पता है, तभी तो पहले उससे तलाक लेकर अलग होने का फैसला लिया है, फिर अपना काम करूँगी। क्या सचिन ये सब जानता है? हाँ, जानता है और कुछ हद तक मेरी भावनाओं को समझता भी है। मगर तुम्हारी तरह वो भी कहता है कि अब ये सब करने की क्या ज़रूरत है। तो फिर सच में ज़रूरत क्या है अनुपमा? जीवन में ज़रूरत शब्द की व्याख्या हर इंसान अपने अपने मन से करता है और तब ज़रूरत हर किसी की अलग हो सकती है। 10 साल पहले शेखर ने जब अपने ऑफिस में कविता की नियुक्ति की थी तब हमारा आखिरी झगड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने कभी शेखर से झगड़ा नहीं किया। मैं अपने आप से ही झगड़ती रही हूँ। 10 साल से शेखर के मुंह से कविता की तारीफ सुन सुनकर
मैं ऊब सी गई हूँ। मैं जानती हूँ कि इसमें मेरी स्त्री सुलभ ईर्ष्या भी हो सकती है, लेकिन सच तो यही है कि शेखर के मुंह से कविता की तारीफ सुनकर मैं हैरान होकर सोचती हूँ कि एक इंसान इस तरह अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बर्ताव कैसे कर सकता है। तो क्या तू समझती है कि शेखर और कविता में कुछ चल रहा है? मैंने बड़े ही सही स्वरों में पूछा। कुछ देर तक तो अनुपमा चुप रही, फिर बड़े ही अटपटे से स्वर में बोली, मैं दावे के साथ कुछ नहीं कह सकती, मगर ये सच है कि शेखर का अधिकतर समय अब उसके साथ ही बीतता है। मैं ये भी नहीं कह सकती कि शेखर का मेरी तरफ ध्यान ही नहीं है। वो आज भी मेरी हर जिम्मेदारी को पूरी करता है। त्योहारों में मुझे गहने साड़ियाँ दिलाना, मुझे पार्टियों में ले जाना, ये सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा है, क्योंकि शेखर के जीवन में आज भी बीवी नामक ऐसी चीज हूँ जिस पर कानूनन शेखर का ही अधिकार है। लेकिन रिया, अब इस तरह सिर्फ एक कानूनन हकदार चीज बनकर रहना मेरे लिए नामुमकिन हो गया है। और दोनों बच्चों के बारे में तुमने क्या सोचा है? बच्चों का सोचते सोचते ही तो शेखर के साथ 30 साल गुजारे। रिया, बच्चे बच्चे नहीं रहे, उनके जीने के अपने अपने तरीके हैं, उन्हें अपने तरीके से जीने दे। मुन्ना ने भी अपनी शादी तय कर ली है और उसकी शादी होते ही मैं मुक्त हो जाऊंगी। जब भी बच्चों को मेरी ज़रूरत होगी मैं उनके पास ज़रूर हो जाऊंगी। उम्र के इस पड़ाव पर आकर अचानक इस तरह का निर्णय लेने से तुझे डर नहीं लगा? नहीं रिया, अब सच में डर नहीं लगता। जीवन भर मैंने जो मानसिक यातनाएं भोगी है उन्हें अब दोबारा बहू बेटों के सामने भुगतने से डर लगता है, और इसी से अब मैं भी निर्भय होकर जीना चाहती हूँ। अनुपमा की कहानी सुनकर मैं कुछ देर तक तो निशब्द सी बैठी रही, फिर अनुपमा को गले लगा लिया और बोली, तेरे इस निर्भीक फैसले पर मुझे गर्व है अनुपमा। तेरे इस अनोखे निर्णय में तेरी ये सहेली हमेशा तेरे साथ रहेगी। जब कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो बेहिचक मेरे पास चली आना, समधन समझकर नहीं, अपनी प्रिय सहेली समझकर। इतनी सारी मन की बातें मुझसे कह लेने के बाद मेरे कहने पर ही अनुपमा बहुत ही सामान्य होकर 2 दिन तक रह गई थी, लेकिन तीसरे दिन एक अनोखी घटना ने अनुपमा को और मुझे हिलाकर रख दिया। एक कार दुर्घटना में शेखर की अचानक मौत हो गई और अनुपमा का जीवन फिर एक बार शेखर से जुड़ गया था। अनुपमा को लेकर तुरंत हम लोग मुंबई पहुंचे थे, तो एक बार फिर वो भूचाल से घिर गई थी। मुंबई में इतने बड़े इंडस्ट्रियल की मौत का नज़ारा किसी त्योहार से कम नहीं था। अनुपमा की शुष्क आँखों ने पति की मौत का राजसी ठाट बाट भी संयत मन से सह लिया था। अब इतने बड़े उद्योगपति की विधवा होने का मान सम्मान भी उसके जीवन को त्याग नहीं सकता था। जिस मुक्ति की कामना वो कर रही थी वो तो अपने आप ही मिल गई थी, मगर किस ढंग से? जीवन को खदेड़ देने वाले मुझसे कहे हुए उस पल भर के सच को क्या वो कभी भूल सकती है, और क्या मैं कभी भुला पाऊंगी? आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।